हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्विंग पर। हम लोग देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, या ऐसी बात करें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन जो श्रीगुप्त था इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनको इसलिए पहले शासक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन ये जो थे ये एक तरीके के अधीन काम कर रहे थे किसी दूसरे शासक के। ठीक है, तो इसलिए इनको पहला नहीं माना जाता है, ये सामंत थे। ठीक है, सामंत वो होते हैं जो किसी दूसरे शासक के अधीन काम करते हैं, इसलिए श्रीगुप्त को नहीं माना गया। तो इसका अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक गुप्त शासक का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर ये पूछा जाए कि ज्ञात गुप्त शासक पहला कौन था, तो श्रीगुप्त। यहां तक क्लियर हो गया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। गुप्त वंश के थे, कुषाण वंश के थे, मौर्य वंश के थे, या पाल वंश के थे? चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त वंश। जो आर्यभट्ट थे, आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छे गणितज्ञ, वैज्ञानिक ये थे। अगर हम बात करें गुप्त वंश में, तो एक और भी बहुत ही महान इंसान उस टाइम पर थे, या ऐसे कह सकते हैं बहुत ही फेमस व्यक्ति या पर्सनालिटी थे, वारामिहिर। वारामिहिर भी गुप्त वंश के ही समकालीन थे। तो वारामिहिर और आर्यभट्ट को आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य की है, समुद्रगुप्त की है, विक्रमादित्य की है, या स्कंदगुप्त की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं कि समुद्रगुप्त ने क्या किया, वो इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण की गई हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। जो फाहियान था वो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन, याद रखना इस चीज को। बाकी हम लोग अगर बात करें कुमारगुप्त, तो इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जाकर कैसी क्लास लग रही है ये जरूर लिखा करो, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आपको क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर दिया करो अगर पसंद आ रही कुछ भी क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहा है तो। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, तो यहां पर चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अभी आया है हाल ही में, जब 2016 में पेपर था एनटीपीसी का, और 2019 में जब पेपर हुआ ग्रुप डी का, तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन लगभग आ रहा था, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो गुप्त संवत था इसको स्टार्ट कराया था 319 से लेकर के 320 ईस्वी में। और इसी सन में, जो ये सन दिया गया है, इसी सन में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ था। तो अगर राज्याभिषेक की ईयर पूछा जाएगा तब भी 319 होगा, और गुप्त संवत की स्थापना पूछी जाएगी तो भी 319 होगा। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? बताइए। चलिए, तो ये चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो कॉइन चलते थे हमारे भारत में, उसमें आपने देखा होगा कुछ अशोक के चिन्ह वगैरह बने रहते थे, हालांकि आज भी बने हैं। पहले बालियां बनी होती थी गेहूं की, आज में क्या है कि उंगली बनी हुई है, 2 उंगली, अंगूठे बने हैं, इस टाइप के सिक्के चल रहे हैं। पहले जब गुप्त वंश थे या जब गुप्त डायनेस्टी चल रही थी, उस टाइम पर क्या था कि सिक्कों पर एक स्त्री वीणा बजाती हुई दिख रही थी। ठीक है, तो ये दर्शाता था कि जो गुप्त डायनेस्टी थे वो लोग संगीत के प्रति बहुत ही संगीत के प्रेमी थे, इस टाइप का कह सकते हैं। तो गुप्त डायनेस्टी आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयाग। हर्षवर्धन की जो धार्मिक सभाएं होती थी वो प्रयाग में होती थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट। चलिए,
तो इसका जो राइट आंसर वो है हर्षचरित। जो हर्षचरित था इसकी रचना जो था हर्षवर्धन नहीं किया था, बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद इन तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो ये जो हर्षचरित थी इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, इसमें हर्षवर्धन के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। यहां तक क्लियर है? तो आपको यहां पर यह भी याद रखनी है कि हर्षचरित किसने लिखी थी, और ये भी याद रखना है कि इन तीनों की जो रचनाएं थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी हर्षवर्धन ने। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? चलिए, जो आपने घर पे फ्रिज होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियान। फ्रियान को ही हम लोग सीएफसी भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये ओजोन की परत में छिद्र करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाता है। समझ में आई बात? ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है अपने ओजोन लेयर के लिए। यहां तक क्लियर है? और इसी का दूसरा नाम फ्रियान भी होता है। चलिए, प्रशीतक के रूप में काम करता है, ये भी याद रखना है आपको। अगर फ्रियान की जगह पर सीएफसी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो भी सही होगा और फ्रियान भी सही होगा। चलिए, अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है ये। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहां तक क्लियर है ना? चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आज के डेट का। कई बार एग्जाम में भी आया है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे बता देता हूं। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के अलावा जो था वो बांग्लादेश की इन्होंने राष्ट्रगान लिखी थी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश की राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा, जैसे भारत का है जनगण मन राष्ट्रीय गान, वैसे ही बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला लिख लीजिएगा आप लोग। आमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश की है। अगर ये पूछ लिया जाए किस ईयर में लिखा गया था, तो 1905 में। और अपना राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, चल। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा इसमें से कहा जाता है कि ये धातु आगे चल, ये जो नॉन मेटल है या उपधातु जो है, आप ऐसा कह सकते हो, उपधातु जो है आगे चलकर धातु बन जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है इसको भविष्य का धातु कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जीएस के पोर्शन से। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। यहां तक क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसका भार, बताइए क्या होता है? जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार जो है घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है। देखो, लोहे में हम लोग जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं या कभी कभी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन कि हम लोग लोहों को जो जंग से बचाते हैं उसके लिए जो हम जिंक का प्रयोग करते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? तो गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन आप उसको कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए। रजिया सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, पहली मुस्लिम शासिका थी ये, ठीक है, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। और ये जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कौन थे? जिन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो पूरा कराया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो था वो ऐसा कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और कुतुब मीनार की जो पहली, जो आपने देखा होगा 5 फ्लोर में जो पहली फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बाकी के फ्लोर का जो काम था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और इल्तुतमिश की बेटी का ही नाम रजिया सुल्तान था, जो दिल्ली की गद्दी पर किस ईयर में बैठी थी? 1236 से लेकर के 1240, यानी 4 साल की थी, उसके बाद ये मार दी गई थी। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और कैसी वीडियो लगी है, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी है आप अपना रिव्यू कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा नहीं लगा तो भी लिखिए, अच्छा लगा है तो भी लिखिए, और लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस चीज को। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दिए। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।